नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं अनिका एरन। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश में यूरिया की कमी और कालाबाजारी के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए उठाए कदम। पंजाब के अमृतसर में गन्ना किसानों ने किया प्रदर्शन। गन्ने की एफआरपी में 10 रुपए की बढ़ोतरी को बताया नाकाफी। प्रति क्विंटल 150 रुपए दाम बढ़ाने की रखी मांग। पंजाब के लुधियाना में आशा कार्यकर्ताओं का अनशन जारी। 15,000 रुपए फिक्स वेतन देने की है मांग। सरकारों पर लगाया अनदेखी करने का आरोप। और कोरोना महामारी ने बढ़ाया मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों का संकट। सामूहिक पूजा न होने से बड़ी मूर्तियों के नहीं मिल रहे खरीदार। इको फ्रेंडली छोटी मूर्तियों की खरीदी में देखी जा रही है तेजी। उत्तर प्रदेश में यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने सरकार से जल्द यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर बहुत जल्द यूरिया की किल्लत दूर नहीं हुई तो किसान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यूरिया की किल्लत आई है। कोरोना संकट के बावजूद किसान सहकारी समितियों के आगे लाइनों में धक्के खाने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में यूरिया की किल्लत के बीच अयोध्या में प्रशासन नींद से जागा है। रबी सीजन के लिए गोदामों में जमा यूरिया को सहकारी समितियों को भेजा गया है। जिले की सभी 143 सहकारी समितियों को 400 बोरी यूरिया मिली है। इसके अलावा यूरिया बांटने में धांधली रोकने के लिए इसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए बांटा जा रहा है। प्रशासन ने यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए भी छापेमारी शुरू की है। अब तक 10 खाद विक्रेताओं के लाइसेंसेस निलंबित किए गए हैं, जबकि 16 दुकानों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। प्रशासन ने किसानों को सिर्फ जरूरत भर का यूरिया खरीदने की अपील की है। डीएम साहब ने भी सख्ती किया यार, कोऑपरेटिव बोला। आज सुबह बात हुई है डीएम साहब की। उन्होंने कहा कि जो रिजर्व स्टॉक 5,000 मीट्रिक टन जिले में रखा, उसमें से आधी खाद किसानों को दी जाए। रबी की खाद के लिए व्यवस्था बाद में कर ली जाएगी। तो आज 48 समितियों में 400 प्रति बोरी के हिसाब से खाद सप्लाई कराई जा रही है। उसका इंडेन हो गया है। और कालाबाजारी की जहाँ तक बात है, लगातार जिला प्रशासन और कृषि विभाग कार्रवाई कर रहा है। यूरिया की किल्लत क्यों आई है? क्या किसान ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पर किसानों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सरकारी कंपनियों के बड़े बड़े दावों के बाद भी कि हम यूरिया का पूरा उत्पादन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी किसानों को मंडल में यूरिया नहीं मिल रहा है। यूरिया के एक एक बैग पर 50 से 90 रुपए तक की ब्लैक मेलिंग की जा रही है। अमरोहा जनपद की 10 सोसाइटियों की जांच की जा रही है, जिसमें ऐसा दर्शाया गया कि एक एक किसान को 943 व 901 तक बैग उनके नाम पर दिए गए हैं, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है। एक किसान को 5 ही बैग दिए जा सकते हैं। ये बाकी बैग सब किसान के नाम से खरीद कर, जबकि किसान को पता भी नहीं है, उसके नाम से ब्लैक मेलिंग किए गए हैं। किसानों पर ये ब्लेम लगाया जा रहा है किसान इसका यूरिया का ज़्यादा उपयोग करता है, जबकि ऐसा नहीं है। किसान को पर्याप्त मात्रा में खाद भी नहीं मिल रहा है, उपयोग कहाँ से करेगा। सरकारी उपक्रम जहां सोसाइटी, जबकि सोसाइटी एकमात्र साधारण किसान के पास है जो उसको उधार यानी क्रेडिट पे यूरिया देता है, लोन अकाउंट में उसके ऐड होता है, तो जाहिर सी बात है किसान कहाँ जाएगा? सोसाइटी में जाएगा। ये बात अधिकारियों को पता होती है। जानबूझ के लंबी लंबी लाइनें हर साल लगाई जाती हैं। यूरिया का शॉर्टेज दिखाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन समय से नहीं कराया जाता है, और इसके कारण क्या होता है, लंबी लाइनों से बचने के लिए किसान कहाँ जाता है? प्राइवेट आदमी का। प्राइवेट आदमी क्या बोलता है, भैया इतने में लेना हो तो लो। वहां फसल खड़ी है नष्ट होने के लिए, उसको मजबूरी में लेना पड़ता है। तो कालाबाजारी का ये नेक्सस है, ये जानबूझ के बनाया गया है। ये मैन मेड स्कैरसिटी है, जानबूझ के। ये मैन मेड भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये अधिकारी मेड स्कैरसिटी है, जानबूझ के बनाई गई स्कैरसिटी है।
इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद बीज दुकानों को साप्ताहिक लॉकडाउन की पाबंदियों से बाहर कर दिया है। यानी किसान को अब शनिवार और रविवार को भी खाद बीज और कीटनाशक जैसी चीजें मिल सकेंगी। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहता है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और कार्यालय बंद रहते हैं। केंद्र सरकार गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस FRP में प्रति क्विंटल 10 रुपए की बढ़ोतरी से किसानों को फायदा होने के दावे कर रही है, लेकिन किसान इस बढ़ोतरी को लागत के मुकाबले बेहद कम बता रहे हैं। इसी से नाराज पंजाब के अमृतसर के किसानों ने प्रदर्शन किया और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का पुतला जलाया। उनका कहना है कि चीनी मिलों पर किसानों का 2-2 साल से गन्ने का भुगतान बकाया है, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने गन्ने का दाम 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने और बकाया भुगतान तत्काल दिलाने की मांग सामने रखी। आपको बता दें कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में गन्ने की FRP 275 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर अब 285 रुपए कर दिया गया है। किसानों को ये कीमत 9.5% रिकवरी होने पर प्रति क्विंटल 270 रुपए 75 पैसे दाम मिलेगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान ही नहीं बल्कि बिहार के किसान भी केंद्र के खेती से जुड़े अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। बिहार किसान मंच ने 23 अगस्त को सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह टुडू ने कहा कि देश में कॉर्पोरेट खेती मंजूर नहीं है। सरकार के इन कानूनों से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर पीएम मोदी जी को किसानों की चिंता है तो उन्हें MSP की गारंटी देने वाला कानून बनाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की इतनी ही चिंता है तो उनको किसानों के लिए एक MSP की गारंटी देने वाला कानून लाना चाहिए। घोषणा किए हैं कि 23 अगस्त को हम मोदी जी के 3 काला अध्यादेश के खिलाफ और चौथा अध्यादेश की मांग जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को सशक्त कानून का दर्जा देने के लिए ये मांग के साथ जो है सो हम लोग 23 अगस्त को सूबे बिहार के प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय पर हम मोदी मुर्दा दिवस मनाएंगे और मोदी जी के 3 काला अध्यादेश का प्रतियां जलाते हुए मोदी जी का पुतला जलाएंगे। देश के किसान गोलबंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में दूध के खरीद मूल्य में कटौती ने किसानों का घाटा बढ़ा दिया है। भोपाल दुग्ध संघ ने दूध के खरीद मूल्य में प्रति लीटर 3.5 रुपए से ज्यादा की कटौती की है। 16 अगस्त से लागू दूध के नए खरीद मूल्य से लाखों किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने CM शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर किसानों को दूध का पुराना दाम देने की मांग की है। दूध के दाम में इस कटौती ने डेयरी किसानों पर कितना असर डाला है, ये जानने के लिए उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी ने। मध्य प्रदेश दुग्ध संघ ने अब किसानों के जो दूध का रेट था उसको भी प्रति किलोग्राम 4 रुपए तक कम कर दिया है। फैट के मुताबिक ये तय किया गया है और हर किसान को कम से कम 4 से 7 रुपए प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम यहाँ मौजूद हैं दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था बड़झिरी। यहाँ पर ये दूध का कलेक्शन होता है जो दुग्ध संघ के लिए दूध जाता है और यहाँ सारे किसान दूध देते हैं। उनका फैट चेक होता है और फैट के मुताबिक ही उन्हें पेमेंट किया जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ के जो संचालक हैं, यहाँ के जो एजेंट हैं राजाराम वर्मा जी। कितना रेट दुग्ध संघ ने अब तय किया है? अभी फैट के अनुसार 60 पैसे पर फैट कम किया है। उससे किसान को कम से कम 3 रुपये से लेके तो 7 रुपये तक का नुकसान हुआ है, मतलब पर लीटर। गाय के दूध में 3 से 4 रुपये और भैंस के दूध में 5 से 6 रुपये तक का नुकसान किसान को उठाना पड़ रहा है। अच्छा। अब हम यहाँ बात करेंगे किसानों से जो यहाँ दूध बेचते हैं, उनकी क्या पीड़ा है, क्या समस्या है? क्या सर, ये दूध संघ और गवर्नमेंट पानी से भी सस्ता किसानों का दूध ले रही है। वो पानी की बोतल जो 20 रुपये मिल रही, दूध 15, 16, 18, 20, 22 का पड़ रहा है। तो ये किसान पूरी मिटने की कगार पे खड़ा है। क्या सरकार से क्या आप अपेक्षा सरकार से ये उम्मीद करें कम से कम 8 रुपये परफेक्ट किसानों को मिलने चाहिए। अभी कितने मिलता है? अब तो 5 रुपये 40 पैसे हैं। अच्छा, इसके पहले कितना मिलता था? 6.5 रुपये करीबन, 6.50 के करीबन था।
अच्छा, तो कम किया रेट, बढ़ाया नहीं है 2 गवर्नमेंट। बार कंटिन्यू कम किया है सरकार भाजपा, आप भाजपा हाँ, मैं भाजपा का समर्थक हूँ, पंचायत अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, हाँ, क्या मानना है आपकी, सरकार क्या सही कर रही है? गलत कर रही है। सरकार से क्या मांग है? हाँ, सरकार से यही मांगे कि भाव अच्छा लो, हम भी तुम्हें दूध देंगे अच्छा। और नहीं दे पाते हैं भाव अच्छा तो नहीं देंगे, बंद करो डेयरी मेरी, सब खत्म मामला। फिर आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा, घर कैसे चलेगा? नहीं, घर तो अपना अपना एक मवेशी रखो और खाओ और बिन फिकर। ये किसानों की पीड़ा ये है कि जो है ये जो नुकसान हो रहा है ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उनकी पूरी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है, और इससे कहीं ना कहीं वो अब जो पशु उनके अर्थ व्यवस्था का आधार थे, अब वो उन्हें बेचने को मजबूर हो जाएंगे। और सरकार, जिस सरकार से उन्हें उम्मीद थी, वो सरकार उन्हें कहीं ना कहीं धोखा दे रही है और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रही है, और पानी महंगा हो रहा है और दूध उन्हें उससे सस्ता बेचना पड़ रहा है। कैमरामैन राहुल शेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और अब बात मानसून की। बीते हफ्ते इस सीजन की सबसे ज्यादा मानसूनी बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बीते हफ्ते 60.2 मिलीमीटर के लॉन्ग पीरियड एवरेज की तुलना में 42% ज्यादा यानी 85.7 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे ज्यादा सेंट्रल इंडिया में सामान्य से 93% बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि मानसूनी बारिश के लिए जरूरी सभी स्थितियां ठीक हैं, इसलिए इतनी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। कम दबाव रेखा भी अपनी जगह पर यानी गंगानगर से पश्चिम बंगाल के बीच बनी हुई है। बीते हफ्ते की बारिश के बाद उत्तर पश्चिम भारत में अगस्त महीने के बारिश के घाटे में कमी आई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी भी ये घाटा 13%, बिहार में 20% और असम में 28% बना हुआ है। बारिश और बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बिहार के 18 तो उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से किसानों की फसलें तबाह हो गई। किसानों ने सरकार से नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लैश फ्लड हुआ हमारे एरिया में, और हमारी जो है 10-12 कनाल जो ज़मीन है वो बह गई फ्लड में, और जो हमारी धान की खेती जो लगाई हुई थी वो बर्बाद हो गई। और हम प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका जो कंपनसेशन है वो दिया जाए। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से परेशान किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में सब्जी उगाने वाले किसान इन दिनों जंगली हाथियों के हमले से परेशान हैं। ये हाथी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस मुश्किल के बाद जो साग सब्जी पैदा हो भी जाती है उसे भी बाजार में सही दाम नहीं मिलते हैं। আমাদের কোনো উপায় নেই, যদি তাড়াবার চেষ্টা করি মানুষকে মেরে দিচ্ছি, তাহলে আমরা কেউ তাড়াতে আসিনি। কতগুলো হাতি ছিল? হাতি ছিল প্রায় আনুমানিক 24-25টা। এখন তাহলে কিভাবে চালাবেন? এখন চালাবো কি গো, এখন আমাদের খুব কষ্টের মধ্যে চলবে সংসার, এটাই আমাদের রুজি রোজগার ছিল। बहुत खर्चा हुआ था, 1 बीघा हम मेरे का खर्चा हुए 10-15 हज़ार, लेकिन उतना ज़्यादा पैसा नहीं तो उतना नहीं हो रहा है। हाथी भी आ गया था? हाथी, हाँ हाथी आ गया और खेती नष्ट कर दिया, फसल नष्ट कर दिया। धान की फसल में लगे शीत ब्लाइट रोग ने पंजाब के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संगरूर जिले में किसानों ने धान के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव शुरू कर दिया है। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारी किसानों से 9 प्रतिबंधित कीटनाशकों को छोड़कर बाकी दवाओं का इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। संगरूर के कृषि अधिकारी डॉक्टर जसविंदर पाल सिंह ग्रेवाल ने बताया कि किसानों को अमीटो और एमी स्टार टॉप जैसे कीटनाशकों को छिड़कने के अलावा सिंचाई में कम से कम 5 दिन का अंतर करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमी और बारिश की वजह से ये रोग होता है। शीत ब्लाइट को पंजाब में ऊली रोग कहा जाता है। ये धान की फसल के तने में लगता है। इसके चलते सफेद जामुनी रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, जो कि धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि बासमती चावल में कीटनाशकों के अवशेष की समस्या को दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने 9 कीटनाशकों पर 60 दिनों के लिए उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है।
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 200 ml ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਫੋਲੀਕਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਮੀਸਟਾਰ ਟੌਪ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਨਵੀਟੋ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਘੋਲ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ करना है। कोरोना संक्रमण से निपटने में लगी आशा कार्यकर्ताओं के लिए सरकारें भले ही कोरोना वॉरियर्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हों, लेकिन इन आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक वेतन पाने के लिए आंदोलन को मजबूर होना पड़ रहा है। पंजाब के लुधियाना में ये आशा कार्यकर्ता वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 17 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठी हैं, लेकिन प्रशासन या सरकार में से किसी ने भी अब तक इनकी सुध नहीं ली है। ये आशा कार्यकर्ता 15,000 रुपए फिक्स मासिक वेतन देने की मांग कर रही हैं। अभी आशा कार्यकर्ताओं को फिक्स्ड वेतन नहीं मिलता है, बल्कि काम के हिसाब से इंसेंटिव मिलता है। आशा कार्यकर्ताओं की माने तो पूरे महीने मेहनत करने के बाद औसतन 3,000 रुपए इंसेंटिव ही मिल पाता है। कोविड मैम सर अब आया है, हम तो 12 साल से वाले फील्ड में काम कर रहे हैं एज ए हेल्थ वर्कर। तो हमें हमारी जो पहले की आशा काम कर रही है यहाँ पे सारी, उनको मतलब जस्ट कोई मतलब फिक्स सैलरी नहीं है 12 साल से। तो हम ये प्रोटेस्ट पेज पे बैठे हैं कि अब कोविड-19 की जैसे हम लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं, हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं, ठीक है जी, तो हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं है। हमारी मेन अब डिमांड यही है कि हमारे हरियाणा पत्ता या तो लागू किया जाए, नहीं तो पक्की सैलरी 15,000 पे पक्की सैलरी लगाई जाए पर मंथ। अभी हमें 7+ इंसेंटिव भी मिलता है। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई हमें यहाँ देखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। अगर ये कोई भी वित्त मंत्री या सेहत मंत्री से हमारी मीटिंग नहीं करवाएंगे तो हम अगली 17 तारीख तक यहाँ बैठेंगे, और उसके बाद भी अगर ये सुनवाई नहीं करेंगे तो हम धरना लगाएंगे पटियाला में। परंपरागत फसलों को उगाने में घाटे से परेशान किसान खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही किसान से जिन्होंने पारंपरिक फसलों की जगह केले की खेती में नाम कमाया है। केले की ये खेती ऑर्गेनिक तरीके से की गई है, यानी इसे उगाने में किसी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पौधे यूपी के जालौन में लहला रहे हैं, जो इलाका पानी की कमी वाले बुंदेलखंड में आता है। केले की खेती में ये नया प्रयोग किया है बैरागढ़ गांव के किसान ब्रिजेश त्रिपाठी ने। हमने कई जगह जाके देखा कि लोग जो है केले की खेती कर रहे हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि काफ़ी लाभदायक फसल है, काफ़ी लाभ हो सकता है। तो हमने भी प्रेरणा लेके जो है इसको लगाया और हमें लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छी उपज देगी। ये मान के चलिए आप कि लगभग हमारा जो 3,000 से कुछ ऊपर है, तो 900 कुंटल तक हमें लग रहा है कि इसका उत्पादन आ जाएगा और भाव भी 14-15 रुपए किलो हमें मिलेगा। ब्रिजेश महाराष्ट्र के जलगांव में होने वाली केले की खेती से प्रभावित हुए। जलगांव अपने प्रदेश का आधा जबकि देश का लगभग 16% केले का उत्पादन करता है। ब्रिजेश ने यहीं से पौधे मंगाए और बीते साल 2019 में टिश्यू कल्चर के जरिए 1 हेक्टेयर जमीन पर केले की G9 प्रजाति के पेड़ लगाए। इसके लिए ब्रिजेश खेत में ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। हम तो ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं इसको, और गोबर जो हमारे यहाँ गोबर है उसको डलवाते हैं और ज़्यादातर ऑर्गेनिक का हम उपयोग कर रहे हैं इसमें, और काफ़ी हमें लग रहा है कि काफ़ी ठीक है। ओले भी पड़ गए थे, दिसंबर महीने में ओले भी पड़े, काफ़ी फसल डैमेज हुई, लेकिन इसके बाद भी जो फूल फल आ रहे हैं उनसे लग रहा है कि उपज ठीक आएगी। 1 से 1.25 हेक्टेयर के लगभग है, 3,000 प्लांटेशन अभी लगा है यहाँ। तो किस तरीके से आप कर रहे हैं? आपने जो लगाए हैं कब लगाया था? जी हमने अगस्त में लगाया था। प्योर जैविक पे कर रहे हैं, गोबर और वर्मी कंपोस्ट, और काफ़ी जो भी खाद बनवाते हैं हम घर पे ही बनवाते हैं अपना। बुंदेलखंड इलाके में कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश से किसानों को अक्सर घाटा उठाना पड़ता है। ऐसे में जोखिम के बावजूद ब्रिजेश की ये सफलता आसपास के किसानों को लुभा रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन से अनुज कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर मूर्तियों से लेकर उन्हें सजाने संवारने के लिए बाजारों में चहल पहल रहा करती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी ने पूरे त्योहार को फीका कर दिया है। बड़े आयोजनों पर रोक है या फिर उन्हें बहुत ही सीमित कर दिया गया है। इसका सीधा असर मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों पर पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में त्योहारों का अलग ही महत्व है। ये घरों में रौनक के साथ साथ बाजार में लाखों लोगों के लिए रोजी रोटी का मौका लेकर आते हैं। हर साल धूमधाम से मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी का त्योहार इस बार कोरोना संकट के साए में है। इसके लिए हफ्तों पहले से तैयारियां करने वाले मूर्तिकार और कारोबारी सभी मायूस हैं, क्योंकि इस बार सब कुछ बदला हुआ है। मूर्तियों को बनाने और बेचने वालों के काम ठप हैं और बाजार की रौनक गायब। पहले ऐसा था कि ये जो मूर्ति थी पहले हमारी 1 फुट से लेकर 10 फुट तक की बिकती थी, तो अब ये 1 फुट 6 इंची की मूर्ति है, 1 फुट की है, 1.5 फुट की है, इससे बड़ी मूर्ति नहीं बिकती। और इस टाइम बाजार बिल्कुल जीरो है, कोई ग्राहक नहीं है बाजार में। और अपना भगवान जी के लिए सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खर्चा करते हैं, भगवान जी का रिद्धि सिद्धि गणपति जी के लिए, और जो भी हैं अपना अच्छे से अच्छा आइटम डेकोरेशन करते हैं। इस बार कोरोना कोविड इसके हिसाब से इस बार मार्केट ठंडा है, हमारा होलसेल भी मार्केट ठंडा है और रिटेल भी मार्केट ठंडा है। जितना सामान होना है उसके हिसाब से कस्टमर आके लेके जाते हैं। मेरा मूर्ति जैसे 40-45 तो ऑर्डर रहता है। हाँ, इस साल तो नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से 3-4 ऑर्डर है अभी तक आए हैं। ये क्या कोरोना की वजह से हुआ है? हाँ जी एकदम कोरोना की वजह से ही। जैसे बड़े पूजा के पुलिस परमिशन, हाँ, ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हम लोग। कोरोना के चलते देश के कई हिस्सों में सामूहिक आयोजन करने पर रोक है, लिहाजा लोग इस बार घरों में ही मूर्तियां रख रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी मूर्तियों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। मैंने तो सिर्फ मिट्टी की ले रहा हूँ, घर के लिए चाहिए, पर बस छोटी, कि अपना घर में विसर्जन हो टब वगैरह के अंदर। कि बाहर का कोई लॉकडाउन का दिन था, अब तो कोरोना चल रहा है, इस चक्कर में बाहर जा नहीं सकते, तो इस चक्कर में घर का अपना कर रहे हैं प्रोग्राम। ये कोरोना वायरस के लिए सबका मन खराब है बोल के हम लोग पूजा एकदम छोटा कर रहे हैं, जो नहीं करने से नहीं चलता है, क्योंकि कोरोना वायरस को जो है ये संक्रमण जाने के लिए भगवान ही सकेंगे, इसका संक्रमण रोध करने के लिए। इसीलिए भगवान को बुलाना, भगवान को पूजा करना जरूरी है। इस बार तो हालत बहुत खराब ही है, लेकिन उसमें भी पूजा तो करना ही पड़ेगा, भगवान के ऊपर सब छोड़ दिए। हैदराबाद के खिरताबाद को देश में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा रखने वाले शहरों में शुमार किया जाता है, लेकिन यहाँ भी इस साल सिर्फ 9 फुट की मूर्ति ही रखी जाएगी। यहाँ 1954 में 1 फुट की मूर्ति से की गई शुरुआत हर साल 1 फुट बढ़ते बढ़ते बीते साल 65 फुट तक पहुँच गई थी। किसी के पास पैसा नहीं, सब धंधे दुकाना सब खत्म हो गए। ये भगवान धन्वंतरी इस साल जल्दी खत्म होना बोल के उद्देश्य ये करना धन्वंतरी गणेश को बनाए हैं। ये 22 तारीख के दिन हम गवर्नर जी को भी। कोरोना का संकट, मंदा पड़ा बाजार और श्रद्धालुओं में बैठा डर, इन सब का असर सीधे सीधे उन मूर्तिकारों और दुकानदारों पर पड़ा है जिनके घरों के चूल्हे इन प्रतिमाओं के भरोसे जलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने, जहां बड़ी बड़ी मूर्तियों के खरीदार नहीं हैं, वहीं जो छोटी मूर्तियां बना रही हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं उनको लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। देखिए क्या है वजह। ये इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं, यानी ये मूर्तियां आपकी आस्था और पर्यावरण दोनों को बचाने वाली हैं। देखने में बेहद आम सी लगने वाली इन मूर्तियों को बनाने में उसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। कोयम्बटूर में इन मूर्तियों को बनाने में लाल रेत का इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर मसूर के बीज को भरा गया है। इसे बनाने वाले एनजीओ कोवई कुलांगल पादुकप्पू का दावा है कि ये मूर्तियां पानी में डालते ही 1 घंटे में घुल जाएंगी और इसमें भरे गए बीज जलीय जीवों का भोजन बन जाएंगे। और अगर इन्हें पानी में ना डालकर किसी खुली जगह पर रख दिया गया तो कुछ दिनों में इनसे पौधे निकल आएंगे।
வருஷம் வந்து ஒரு 500 சிலை பக்கம் வந்து நாங்கள் செய்யணும். போன வருஷம் தான் முதல் வருஷமாக தொடங்கினோம். இந்த வருஷம் ஒரு 1000 சிலைகள் பக்கம் வந்து நாங்கள் பொதுமக்கள் விநியோகப்படுத்துறதுக்காக வந்து தயார் பண்ணி இப்போ விநியோகப்படுத்திட்டு இருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் ஒரு 6-7 இடங்களில் எங்கள் தன்னார்வலோட உதவிகளோட நாங்கள் சிலைகளை வந்து பொதுமக்களுக்கு விநியோகப்படுத்திட்டு இருக்கோங்க. तमिलनाडु की इन इको फ्रेंडली मूर्तियों के बाद अब हम आपको दिखाते हैं गुजरात के वडोदरा की इको फ्रेंडली मूर्तियों को। देखने में बेहद आकर्षक इन मूर्तियों को गाय के गोबर से तैयार किया गया है, जो पानी या जमीन पर कहीं भी विसर्जित किए जाने पर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इस गोबर के जो मूर्ति है इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है कि हम पर्यावरण की शुद्धि कर सकते हैं। इससे हमारा जो मूर्ति है हम अगर उसको विसर्जन करने के लिए तालाब में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही बाल्टी के अंदर टब के अंदर करके इसको विसर्जन करें और इससे जो पानी आता है वो अपने पेड़ों पर झाड़ों पर छोड़ पर डालें तो वो एक आपका एक खाद भी बन जाएगी और उनको आशीर्वाद भी देगा। बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहा है सभी जगह, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, सभी जगह से इसका मूर्तियों का बहुत डिमांड हो रहा है। लेकिन इन इको फ्रेंडली मूर्तियों का आकार 6 से 18 इंच तक होता है। घर में विसर्जित करने की सहूलियत के चलते लोग बड़ी मूर्तियों की जगह इन मूर्तियों को खासा पसंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।